आज का हमारा टॉपिक है शॉक थेरेपी, आर्थिक मॉडल और शॉक थेरेपी के परिणाम। तो मुख्य रूप से आज हम शॉक थेरेपी के क्या परिणाम रहे सोवियत संघ के टूटने के बाद। सबसे पहले इसको समझने से पहले हम ये देख लें कि शॉक थेरेपी में हुआ क्या। शॉक थेरेपी में साम्यवादी व्यवस्था का पतन हुआ। जो अर्थव्यवस्था थी उसका साम्यवादी मॉडल था, उसको पूंजीवादी व्यवस्था में बदल दिया गया। और ये जो परिवर्तन है शॉक थेरेपी के कारण बहुत तेजी से हुआ, तीव्र गति से परिवर्तन हुआ। किस में परिवर्तन हुआ? मुख्य रूप से अर्थतंत्र में परिवर्तन हुआ। और ये परिवर्तन आसान नहीं था, ये परिवर्तन बहुत ही कष्टप्रद संक्रमण था। लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। इतनी तेजी से अर्थतंत्र को साम्यवाद से या समाजवाद से पूंजीवाद में परिवर्तित किया गया। समाजवाद से पूंजीवाद। अब जो साम्यवादी व्यवस्था थी वो एक सत्तावादी थी, केवल एक ही पार्टी का बोलबाला था, कम्युनिस्ट पार्टी। उसको एकदम से अचानक से लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया गया। जो सारी संपदा अर्थतंत्र में, समाजवाद में, साम्यवाद में राज्य की होती थी उसको निजी स्वामित्व में दे दिया गया। व्यापार जो है पहले राज्य नियंत्रित होता था, उसको मुक्त व्यापार घोषित कर दिया गया। वित्तीय खुलापन और मुद्राओं का खुलापन इतनी तेजी से लागू किया गया कि लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। कृषि की जो सहकारी पद्धति थी उसको बदल करके पूंजीवादी रूप दे दिया गया, यानी खेती का भी निजीकरण कर दिया गया। तो अब हम हमारे मुख्य टॉपिक पर आते हैं, वो है शॉक थेरेपी के परिणाम। तो शॉक थेरेपी के परिणामों में हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी गई। देखिए, साम्यवाद से लोकतंत्र की तरफ व्यवस्था जा रही है, लेकिन लोकतांत्रिक राज्य के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं का होना जरूरी है। और इन संस्थाओं के बारे में जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी उसे पूरा नहीं किया गया, उसको प्राथमिकता नहीं दी गई। नंबर 2 पे यदि हम बात करें तो आर्थिक असमानता, इतनी ज़्यादा लोगों में आर्थिक असमानता पैदा हो गई। जो गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए, अमीर थे वो और ज़्यादा अमीर हो गए। तीसरा पॉइंट यदि हम देखें शासकों का सत्तावादी रूप, तो क्या हुआ कि जो शासक थे वो इतने सत्तावादी हो गए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिन्हें सत्ता सौंपी गई वो उसी सत्ता में रहना चाहते हैं और सारी शक्तियों का उपभोग करना चाहते हैं। रूसी मुद्रा जो रूबल थी, जब वित्तीय खुलापन आ गया, बाजार मूलक व्यवस्था हो गई, तो ऐसे में कीमतें, महंगाई इतनी बढ़ गई, मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई कि जो मुद्रा थी रूसी मुद्रा रूबल, उसमें अचानक से बहुत गिरावट आ गई। आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो गया। अगला पॉइंट देखिए, खाद्य सुरक्षा की समाप्ति। तो पहले लोगों को खाद्य सुरक्षा की गारंटी दी गई थी, सरकारी सहायता मिलती थी। जब साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था समाप्त हो गई और कृषि का भी पूंजीकरण कर दिया गया, तो खाद्य सुरक्षा की जो समाप्ति है वो ऑटोमेटिक हो गई। लोगों को खाद्य सामग्री की सुरक्षा सरकार की तरफ से प्राप्त नहीं हुई। अर्थव्यवस्था का तहस नहस होना। जो अर्थव्यवस्था सरकारी तंत्र के अधीन थी वो बिल्कुल नष्ट हो गई और अचानक से सारी अर्थव्यवस्था कुछ व्यक्तियों के, कुछ लोगों के, कुछ समूहों के ही हाथ में आ गई। न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्थापित नहीं, ये अगला पॉइंट है। लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है, लेकिन इसकी स्वतंत्रता को स्थापित नहीं किया गया। लोकतंत्र को सही से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र हो, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित ही नहीं किया गया। समाज कल्याण की समाजवादी व्यवस्था को नष्ट करना। जो समाज कल्याण की कुछ उसमें योजनाएं चल रही थी, जैसे विकलांगों
असहायों, अपंगों, वृद्धों को जो पेंशन वगैरह है, जो खाद्य सामग्री और स्वास्थ्य संबंधी, चिकित्सा संबंध, इसके अलावा शिक्षा संबंधी जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से मिल रही थी, वो सारी व्यवस्था नष्ट हो गई। तो अब देखिए कि शॉक थेरेपी के जो परिणाम हैं उनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। तो देखिए, जो शॉक थेरेपी का मॉडल था वो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित था और पूरी तरह से आर्थिक मॉडल था। सामाजिक और राजनीतिक इसमें शामिल नहीं किया गया था, केवल आर्थिक मॉडल था और इसमें अचानक से सब कुछ बदल देना था। इसे ये शॉक थेरेपी को आघात पहुंचाकर उपचार करने वाला मॉडल भी कहते हैं। तो इसका जो पहला परिणाम यदि हम बात करें कि अर्थव्यवस्था का तहस नहस होना, तो जब तक पूंजीवाद के बारे में लोगों को पता नहीं था, तब तक उन्हें ऐसा लगता था कि पूंजीवाद आते ही, लोकतंत्र आते ही सब कुछ बदल जाएगा और हम बहुत ही खुश हो जाएंगे, हमें बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन जब उनका हकीकत से सामना हुआ तो ये शॉक थेरेपी जनता को आनंद लोक तक नहीं लेकर गई। जिस आनंद की उन्होंने कल्पना की थी, जिसका उसने वादा किया था, उसको पूरा नहीं कर पाई और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई। कहाँ तो उनने सोचा था कि हमारा जो है आर्थिक समृद्धिकरण होगा और उल्टा हो गया। शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की, जो भी क्षेत्र सोवियत संघ का था, वहाँ अर्थव्यवस्था तहस नहस होने के साथ ही सबसे ज़्यादा बर्बादी की मार किसको झेलनी पड़ी? जनता को झेलनी पड़ी। क्यों? क्योंकि राज्य द्वारा नियंत्रित जो औद्योगिक ढांचा था वो तो समाप्त कर दिया गया। कैसे समाप्त किया गया? साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ आना था, राज्य की संपदा को निजीकरण में देना था, इसलिए 90% उद्योगों को क्या कर दिया गया? बेच दिया गया, या तो निजी हाथों में या कंपनियों को। अब ये जो बेचा गया वो उसका सही मूल्य भी नहीं आंका गया, बहुत कम दामों में उन उद्योगों को बेच दिया गया। और अब जो औद्योगिकरण की नीति थी, जो पहले सरकार द्वारा नियंत्रित थी, सरकार द्वारा नियंत्रित, उस औद्योगिक नीति का नियंत्रण कौन करने लग गया? बाजार की शक्तियाँ। अब उद्योगपति अपने अपने सामान का मूल्य निर्धारित करने लग गए और उद्योगों के लिए क्या नीतियाँ होंगी इसका निर्धारण भी उन्होंने किया। तो क्या हुआ? सभी उद्योगों को लगभग नष्ट करने वाला सिद्ध हुआ। जो सरकारी व्यवस्था चल रही थी वो नष्ट हो गया और सभी उद्योगों को इतने कम दामों पर बेचा गया कि इसको इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। जो सेल है, मेरे ख्याल से वो सेल यहीं से लागू हुई है। जो सस्ता लाभ उठाने वाली जो बाज़ार की में बिक्री होती है वो शायद यहीं से लागू हुई है। इसको गैराज सेल इसलिए कहा गया कि जो भी महत्वपूर्ण उद्योग थे उनकी कीमत इतनी कम आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। अब इसकी और दूसरी खास बात देखिए कि इस बिक्री में भाग लेने के लिए सारी जनता को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन जनता के पास पैसा ही नहीं था। अधिकार पत्र देने से क्या होता है? अधिकांश जनता के पास पैसा ही नहीं था, क्योंकि सारी व्यवस्था राज्य की थी, संपत्ति राज्य के पास थी। तो अधिकांश जनता ने क्या किए? पैसे प्राप्त करने के लिए अपने अधिकार पत्र बेच दिए काला बाजारी में। व्यापारियों को, जो उद्योगपति थे उन्हें, या कुछ माफिया वर्ग था उन्हें बेच दिया, काला बाजारी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता थी। तो इस तरीके से हमारा जो पहला पॉइंट है कि सारे उद्योग धंधे, अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। अब हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करें और वो टॉपिक हमारा है रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट। देखिए, शॉक थेरेपी के कारण जो रूसी मुद्रा थी रूबल, उसमें इतनी ज़्यादा गिरावट आ गई क्योंकि मूल्य निर्धारण अब राज्य के हाथ में नहीं था। अब वो किसके हाथ में आ गया? अब वो बाज़ार के हाथ में आ गया।
बाजार के हाथ में आने से अचानक से महंगाई इतनी बढ़ गई, मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी आवश्यक सामान खरीदने में ही समाप्त हो गई और लोग कैसे हो गए? निर्धन हो गए। अगले पॉइंट की हम चर्चा करें कि खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति। तो शॉक थेरेपी के कारण खेती को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। क्या हुआ? जो सामूहिक खेती होती थी वो कैसी होने लगी? पूंजीवादी तरीके से खेती होने लगी और खेती का निजीकरण हो गया। तो अब लोगों को जो खाद्य सुरक्षा की गारंटी दी गई थी सरकार के द्वारा, वो कैसी हो गई? समाप्त हो गई। इससे लोगों में जो सरकार पर डिपेंड रहते थे, खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो गई। पहले से ही खाद्यान्न की कमी थी और इसके अलावा खाद्यान्न की समस्या और पैदा हो गई। तो रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू कर दिया। तो स्थिति पहले से बिगड़ी हुई है और आयात करने से और स्थिति बिगड़ गई है। पुराना व्यापारिक ढांचा तो टूट चुका था, लेकिन उसके स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। पुराने को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन नए की रचना नहीं की गई। ये सबसे ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हुआ। चौथे पॉइंट की बात करें तो समाज कल्याण की जो समाजवादी व्यवस्थाएं थी उनको नष्ट कर दिया गया। सरकार की तरफ से जो समाज कल्याण की योजनाएं चली आ रही थी कि लोगों को खाद्यान्न की गारंटी दी गई थी, स्वास्थ्य की गारंटी दी गई थी, चिकित्सा और शिक्षा की गारंटी दी गई थी, और इसके अलावा अन्य जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही थी वो सब समाप्त हो गई। सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्य जिनमें समाज कल्याण की समाजवादी व्यवस्था को क्रम से नष्ट कर दिया गया और उसके स्थान पर नई पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें किसी को भी इस प्रकार की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी गई थी। इस व्यवस्था के बदलने से नुकसान क्या हुआ कि लोगों को जो सहायता दी जाने वाली थी, जो रियायत दी जाती थी, जिसके लोग आदी हो चुके थे, वो समाप्त हो गए। इससे क्या हुआ? जो लोग इसी पर निर्भर करते थे वो इससे बिल्कुल वंचित हो गए। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग तो निर्धन हो गए थे, जमा पूंजी उनके पास थी नहीं और सामान खरीदने के लिए पैसे उनके पास थे नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से किस पर निर्भर रहते थे? राज्य पर निर्भर रहते थे। इसके अलावा यदि हम बात करें कि जो मध्यम वर्ग और शिक्षित वर्ग था, उन्होंने छोड़ करके दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया, उनका पलायन हो गया और कई देशों के अंदर फिर एक नया वर्ग उभर करके आया जिसको क्या कहते हैं? माफिया वर्ग। माफिया वर्ग किसे कहते हैं? जिसने अधिकांश आर्थिक गतिविधियों को अपने कब्जे में कर लिया, फायदा उठा करके लोगों की गरीबी का, लोगों की जो व्यवस्था थी उसका फ़ायदा उठाते हुए, आर्थिक शॉक थेरेपी का फ़ायदा उठाते हुए अधिकांश आर्थिक गतिविधियों को अपने कब्जे में कर लिया। इस तरह माफिया वर्ग का जन्म हुआ। यदि पांचवें पॉइंट की हम चर्चा करें तो वो है आर्थिक असमानताओं का जन्म। ये जो व्यवस्था थी, इसमें जो लोग धनी थे उन्होंने अधिकार पत्र भी खरीद लिए, व्यवस्थाओं को भी अपने हाथ में ले लिया, इसलिए वो ज़्यादा अमीर हो गए और बाकी लोग कैसे हो गए? गरीब हो गए। तो इसमें इतनी ज़्यादा असमानता पैदा हो गई, अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी बड़ी हो गई कि बहुत बड़ी असमानता ने जन्म ले लिया। स्पष्ट रूप से दो वर्ग हो गए, एक गरीब वर्ग और एक अमीर वर्ग। पूर्व सोवियत संघ में जो गणराज्य शामिल थे, जैसे रूस है, तो वहाँ पर अमीर और गरीब के बीच में तो बहुत ज़्यादा असमानता ने जन्म ले लिया। धनी और निर्धन वर्ग के बीच में तो गहरी खाई पैदा हो गई। अब हम अगले पॉइंट की बात करें कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के निर्माण को प्राथमिकता नहीं देगी। सोवियत संघ से जो गणराज्य अलग हुए थे उसमें शॉक थेरेपी के अंतर्गत केवल एक ही परिवर्तन पर ध्यान दिया गया और वो था आर्थिक परिवर्तन, और उसी के बारे में सोचा गया। हर व्यक्ति का, हर संस्था का, हर वर्ग का ध्यान केवल आर्थिक गतिविधियों पर रहा और लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य जो होना चाहिए था, लोकतंत्र के लिए ज़रूरी था, उसको प्राथमिकता नहीं दी गई।
इनके जो संविधान है वो भी जल्दबाजी में तैयार किए गए। ये सोचा नहीं गया कि इन संविधानों से लोकतंत्र संविधान से चलता है और जैसा संविधान होगा वैसा ही लोकतंत्र चलेगा। रूस सहित अधिकांश देशों में जो राष्ट्रपति थे उनको क्या बना दिया गया, कार्यपालिका का प्रमुख, और उनके हाथों में क्या दे दी गई, अधिकांश शक्तियाँ। इससे क्या हुआ, इससे संसद जो है वो कैसी हो गई, कमज़ोर रह गई, और जो राष्ट्रपति है उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। तो इस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को इन्होंने मजबूत नहीं किया। अब हम अगले पॉइंट की यदि बात करें, वो है शासकों का सत्तावादी स्वरूप। तो जो एशिया के देश हैं उनमें राष्ट्रपति को जब बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई तो वे कैसे हो गए, सत्तावादी हो गए। उन्होंने सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली और मनमानी करने लगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे इस बात को कि तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने सबसे पहले अपना कार्यकाल बढ़ा लिया, 10 वर्ष के लिए अपने आप को इस पद पर बहाल कर दिया और उसके बाद और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। और ख़ास बात ये कि इन राष्ट्रपतियों का जो फैसला था ना, उससे असहमति भी, उसका विरोध भी नहीं कर सकते थे, उसके विरोध की कोई अनुमति नहीं थी। नंबर 8 की यदि हम बात करें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता। लोकतंत्र के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों में जो न्यायिक संस्कृति है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो तो स्थापित ही नहीं हुई थी, जबकि वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। तो ऐसी स्थिति में आप कल्पना कीजिए कि किस प्रकार से हम लोकतंत्र की बात कर सकते हैं जहाँ ऐसी अव्यवस्थाएं हों, लोकतंत्र के संबंधित कोई संस्थाएं ही नहीं बनाई गई, कोई व्यवस्थाएं ही नहीं की गई। तो इस तरीके से ये जो परिणाम निकले ये हानिकारक परिणाम निकले, और वो हमारे कहावत है कि ना वो इधर के रहे और ना वो उधर के रहे। जो व्यवस्थाएं उन्हें समाजवादी स्वरूप में, साम्यवादी स्वरूप में प्राप्त हो रही थी वो भी उन्हें नहीं मिल पाई। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है।